नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिडिल ईस्ट की जो तपिश है, अब वो भारत में सियासत को पिघला रही है और ये तपिश इतनी है जो स्टील को पिघला दे। वैसे ही हमारी सियासत के 56 इंची छाती वाले मोदी जी की सियासत पिघल रही है और टपक रही है, बूंद बूंद टपक रही है। आज लोकसभा में आए, 24 मिनट 25 मिनट, मान लीजिए राहुल ने 25 मिनट उनको काउंट किया है भाषण को, 24-25 मिनट बोले। 24-25 मिनट में जो बोले वो ना, अगर उस 24-25 मिनट का भारत की मीडिया, जो कि आप उम्मीद मत करिए, एनालिसिस करने पर उतर आए तो दोपहर में बोले हैं आज की रात में अपना ही चेहरा आईने में देखने में संकोच होगा। लेकिन हमारे देश की मीडिया, ये अमेरिकी मीडिया थोड़ो है, सीएनएन थोड़ो है, ये एबीसी थोड़ो है कि जहां पर अपने ही राष्ट्राध्यक्ष के भाषण को या जुमलों को या लफाजियों को ताल ताल किया जाता है। यहां पर न वैसे ताल ताल करने वाले पत्रकार हैं और न मीडिया हाउस। लेकिन कमजोर विपक्ष, स्लीपर सेल से भरा हुआ विपक्ष, उसके बीच में एक नेता है, उसके एक क्षमता पर, उसकी दूरदृष्टि पर, उसके मानवीय संवेदनाओं पर, इस पर हमने कभी भी उंगली नहीं उठाई। क्योंकि इस बात को मैं, जितना इंसान को समझने की थोड़ी बहुत क्षमता है, पूरे दावे से कहता हूं कि मानवीय संवेदना हो, दूरदृष्टि हो, उसकी समझ हो, उसमें कोई संदेह नहीं है राहुल गांधी। बस एक ही जगह पर सारा मामला निजी तौर पर मैं अपने लिए कहूं, सब बिगड़ जाता है जब वो इतने सारे स्लीपर सेल्स को लेकर के साथ चलने की कोशिश करते हैं। राहुल, इनको ढोना मुश्किल है। तो राहुल गांधी आज गुजरात में थे, मोदी जी के घर में। मोदी जी का गुजरात, उसको तो अपना ही गुजरात कहते हूं। हालांकि मैं इस बात पर अभी खेद व्यक्त कर देता हूं और अपने तरफ से क्षमा भी मांग लेता हूं। जब मोदी का गुजरात हम इसको कहते हैं तो कई गुजरात के लोगों ने मुझे मैसेज किया है इस विषय कि भाई आप कि सब बात हम मानेंगे, मोदी का गुजरात मत कहा करो, गुजरात को कलंकित मत करो आप। ये गुजरात गांधी का है, ये गुजरात सरदार साहब का है, सरदार पटेल का है। इसे मोदी का कह के मत लज्जित करो, मत कलंकित करो। तो हेमंत भाई को ले आइए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। अब सीधे हम आते हैं विषय पर। राहुल ने आज गुजरात में हजारों लोगों की भीड़ के सामने नरेंद्र सरेंडर का सबूत रख दिया और वो सबूत रखने का मौका किसी और ने नहीं, आज नरेंद्र मोदी ने खुद ही दिया। जिस वक्त राहुल गुजरात रवाना हुए, उसी वक्त साहेब ने स्क्रिप्ट अपनी तैयार करवाई कि आज मौका सुनहरा है, राहुल नहीं है, और ठोक देते हैं एक जोरदार भाषण। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति में पहले से बहुत परिवर्तन आया। राहुल बड़ोदरा में आदिवासियों के बीच खड़े होने से पहले लोकसभा पर नजर रखे हुए थे, नरेंद्र मोदी के भाषण पर नजर रखे हुए थे, और इधर भाषण खत्म हुआ, उधर ले दनादन राहुल ने पोल खोलनी शुरू कर दी। मोदी को किसने कंट्रोल में रखा है, क्यों कंट्रोल में रखा है, कौन है वो दो नाम जिनके वजह से मोदी सरेंडर है, नरेंद्र सरेंडर? क्यों, कौन दो नाम और किसने कर रखा है? सब कुछ गुजरात में हजारों लोगों की भीड़ के सामने, आदिवासियों की भीड़ के सामने बता दिया। कहा तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं शुरुआत करता हूं पहले वही नरेंद्र सरेंडर के सबूत से और उस चुनौती से, जो जिस चुनौती को 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं स्वीकारेंगे। और वो चुनौती क्या होती है? चर्चा कर लो। चर्चा ही तो नहीं करना है, बाकी सब करवा लो। भैया लाइए, जरा सुनाइए राहुल गांधी को, पहली क्लिप लाइए। नरेंद्र मोदी जी
ट्रंप के सामने चूं तक नहीं कर सकता है। बता रहा हूं आपको, मैं सच बोलता हूं। 25 मिनट का भाषण दिया, अभी दिया। आप बताइए, अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला? कुछ बोला? एक शब्द बोला? %% कंट्रोल में है। नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के सामने चूं तक नहीं कर सकता है। बता रहा हूं आपको, मैं सच बोलता हूं। ट्रंप कहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध उसने रुकवाया। आप देखो क्या अपमान, हमारी सेना का अपमान कर रहा है। कहता है हिंदुस्तान के जहाज गिरे, 7 जहाज गिरे, मैंने युद्ध रुकवाया। मोदी जी के मुंह से चूं तक आवाज नहीं निकली। एक बार नहीं बोला, 50 बार बोला उसने, बोलता रहता है। हमारा प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाता। क्यों? कंट्रोलर हाथ में उसके है। और अंत में जब मोदी जी का कंट्रोल उधर है तो सबसे ज्यादा चोट आपको लगती है, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री आपके लिए काम ही नहीं कर रहा है, आपकी रक्षा ही नहीं कर सकता। आपकी रक्षा नहीं कर सकता। एक कभी इसमें हिस्सा थोड़ा सा छोटा रह गया, लेकिन अगला वाला लाते हैं। वो 2 बार चलाइएगा, लूप में लगातार रिपीट कीजिएगा। छोटी क्लिप है, एक बार में समझ में नहीं आए। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कंट्रोल कर रखा है। कैसे? एक एप्स्टीन और दूसरा अदानी। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कंट्रोल कर रखा है। कैसे? एक एप्स्टीन और दूसरा अदानी। एप्स्टीन और अडानी, ये दो जो है वो जो है क्या कहते हैं, ऐसे हाथ में जिसको आजकल बच्चे खेलते हैं गेम में अक्सर मैं देखा हूँ। खेला तो नहीं हूँ कभी, लेकिन देखा हूँ 2 स्टिक ऐसे हाथ में लिए रहते हैं और 2 स्टिक से पूरा ऑपरेट करते हैं वीडियो गेम को। वो इधर जंप करवाना, इधर कैद कर देना, इधर सलाखों में डाल देना, वहां से उछाल के बाहर ले आना, इस टाइप का होता है। तो ये 2 स्टिक है क्या हेमंत भाई ट्रंप के हाथ में? वो 2 स्टिक से ऐसे ऐसे करता है और इधर उछल कूद जैसे चाहता है। ये इधर वाला स्टिक दबाए, इधर वाला। एप्स्टीन और अडानी ये वीडियो गेम के 2 स्टिक हो गए हैं क्या? और वीडियो गेम का किरदार हमारे यहाँ है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। इसको जॉयस्टिक बोलते हैं दुर्भाग्य से। अच्छा, जॉयस्टिक, हाँ। बच्चे जो खेलते हैं ना ये उसको होगा जॉयस्टिक किसका बोलते मतलब? हाँ। हैं। नहीं, थोड़ा बहुत मोदी जी के राज में अपडेट रहना पड़ता है भाई, नहीं तो हम भी आउटडेट हो जाएंगे, तो वो सब तो नहीं अफोर्ड कर सकते। देखिए, ये जो भी घटनाक्रम है ना आशीष भाई, ये कहीं ऐसे ही हवा में नहीं आ गया था। ये बहुत ही उसने ट्रैप बिछाया, आप उस ट्रैप में खुद चल करके गए। थोड़ा सा अंतर है, खुद चल करके गए। अडानी वाले केस के अंदर जब उन्होंने ये कहा कि आप वो संबंध सर्व करा दीजिए, आप उसको 1.5 साल तक क्यों लेके बैठे रहे? यहां से फंसना शुरू हुआ था, ठीक। और अल्टीमेटली वहां पर ये हुआ कोर्ट के अंदर कि संबंध सर्व नहीं हो रहे, आप एक्स पार्टी शुरू कर लीजिए। वहां से शुरू हुआ था ये। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर आ गया और वहां पे उसने हमें पकड़ लिया गर्दन से। 80 बार कह चुका, राहुल गांधी ने कम बताया, 80 बार वो आदमी कह चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने बंद कराया, नहीं तो परमाणु युद्ध हो जाता। युद्ध हमारे बीच में था, पाकिस्तान के बीच में, परमाणु युद्ध वो भाई बता रहा है। तो एक शब्द नहीं बोले कभी। ईरान का तेल, चबाहर, रूस का तेल, लेना ना लेना, ये सारी चीजें बहुत कुछ कह रही हैं। और ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट, इसको क्रोनोलॉजी कहते हैं। राहुल गांधी वही क्रोनोलॉजी बता रहे हैं कि ये केवल अभी जो वो कह रहे हैं ना, वो छोटा पार्ट है। आपको भी ये बात अच्छे से पता है कि अडानी एक बहुत छोटा पार्ट है।
उसके बाद जो दूसरी बात वो कहता है, जो ये एप्स्टीन वाली, वो भी बहुत छोटा पार्ट है, असली पार्ट इसमें कुछ और है। और वो आपने शुरू शुरू में देखा होगा, जब वो राष्ट्रपति बना, जब मस्क के साथ उसकी यारी थी, उसने 2-3 बार वोटिंग मशीनों का जिक्र किया, स्पेसिफिकली मशीनों का जिक्र किया। ध्यान रखिएगा इस बात का। वो एक खेल है। और उसके अलावा जो जासूसी वाला खेल था, पेगासस वाला, वो भी सारे का सारा उन दोनों के पास, अकेले इसके पास नहीं। उसका जो आजकल गुरु है, आजकल ट्रंप का भी रिमोट कहीं और है। ट्रंप का रिमोट आजकल नेतन्याहू के पास है। और पेगासस कहां से आया था, वो भी आपको और मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो ये जो सामने जो राहुल गांधी बता रहे, ये आता है पूरी चीजें कुछ और भी। और जो आज की तारीख में SIR हो रहा है ना, आपके यहाँ नई टेक्नोलॉजी जो लाए, वैसा वैसा कुछ अमेरिका के अंदर ट्रंप ने भी शुरू कर दिया है। आइडेंटिटी कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, वो भी सारा अपना मतलब कुछ उसके दिमाग में भी कुछ है, क्योंकि है तो वो भी वही वाला। तो ये जो राहुल गांधी जो आज बात कर रहे थे, वो आदिवासियों के बीच में खड़े होकर कह रहे थे, मोदी की गुफा में जाकर के ये कह रहे थे। मोदी का गुजरात नहीं, मोदी की गुफा, जहां से वो निकले थे शुरू में, जिसमें कल उन्होंने सारे देश में प्रचार किया कि सबसे लंबे हेड ऑफ स्टेट और वो हेड ऑफ गवर्नमेंट रहने वाले व्यक्ति बन गए भारत के अंदर, रिकॉर्ड तोड़ दिया और कर दिया। उसका तो मुझे पता नहीं वो क्या बन के नहीं बने, आत्म मुक्तता के, सवाल मुक्त के, किसी भी जवाबदेही मुक्त के, उन सब के प्रतीक अगर भारत के लोकतंत्र में है तो मोदी जी। वो किसी तरह की जवाबदेही से ऊपर है, वो किसी भी सवाल से ऊपर है। आज संसद की हमने अलग से बात की। जो राहुल गांधी कह रहे हैं, उन्होंने केवल वही बात कही जो कंप्रोमाइज की बात है। उसमें क्या हुआ कि एग्रीकल्चर के सेक्टर का उन्होंने जिक्र किया कि लगातार जो ये डिले हो रही थी टैरिफ डील के अंदर, उसमें केवल और केवल एक ही रीजन था कि एग्रीकल्चर का कंपोनेंट फंसा हुआ था। आज ये कहा उन्होंने, और वो ऑल ऑफ ए सडन रातों रात एक तरफा ये कह दिया कि आप फोन मिलाया और कहा कि कर लो, और उसने घोषणा कर दी सुबह 4 बजे, भारत तो सो रहा था। ये जो पूरी परिस्थिति है आशीष भाई, ये सामान्य नहीं है भारत के इतिहास के अंदर। आजादी के 79th ईयर के अंदर ये जो कुछ घटनाक्रम आ रहा है, ये बहुत बुरे तरीके से अप्रत्याशित है। और मैं, आप और ये पूरा देश इन चीजों के लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी जो एक समृद्ध परंपरा रही है ना, कि हमारी हर चीज इंडिपेंडेंट रही है। हमने अमेरिका के तमाम दबावों के बावजूद, चाहे वो अटल जी हो चाहे इंदिरा गांधी हो, परमाणु परीक्षण किए ना। क्या समस्या थी? जो करना कर लो, जाओ, कितना बड़ा राष्ट्रपति। तब तो भारत रिलेटिवली बहुत कमजोर था जब इंदिरा गांधी ने पहला परीक्षण किया, या जब अटल जी ने परीक्षण किया। और आज का भारत, उसमें दिन रात का अंतर है। वो भारत सीना तान दिया करता। बांग्लादेश के मामले में इंदिरा गांधी ने क्या कहा, उन्होंने तो कभी 56 इंची सीना नहीं बताया, जो करना था करके चली गई, नया देश बना दिया, भूगोल बदल दिया पूरी दुनिया के लिए। समकालीन विश्व इतिहास में पहली क्लियर मिलिट्री विक्ट्री है वो, क्लियर मिलिट्री विक्ट्री। स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, नया स्टेट बनाना है, नया स्टेट बन गया, एंड दैट्स इट। लिमिटेड टाइम के अंदर, कोई बहुत ज्यादा खून खराबा नहीं, पूरी दुनिया का भूगोल फॉर ऑल टाइम्स बदल के चली गई। और आप क्या कर रहे हो? आप जो भारत की स्टैंडिंग थी वर्ल्ड के अंदर, उसको तहस नहस करने पे लगे हुए। भारत हमेशा से ऐतिहासिक तौर पे ठीक के साथ रहा है, ठीक के साथ। जब वो बात करते हैं राहुल गांधी, तो आज भारत किस तरफ खड़ा हुआ है? भारत इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। और 2 बार ट्रंप राष्ट्रपति से बात करके अपने ईरान में उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सवाल है उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हरमुज के मामले में कह रहा है कि ये बर्दाश्त नहीं है। तो पहला सवाल तो ये कि हरमुज आपके लिए बंद क्यों? क्योंकि यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ इट। किसी के लिए नहीं बंद है। केवल हरमुज किसके लिए बंद है? जो हमलावरों के साथी हैं। तो अब ईरान ने ये मान लिया ओपनली कि आप उसके साथी हैं। इसके लिए जिम्मेदार आशीष चित्रांशी है कि हेमंत खत्री है, या मोदी जी की नीतियां हैं? सवाल तो ये पूछा जाएगा ना। वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं, और ये इस देश के लोगों को समझ में आएगा, लेकिन जब आएगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। आज की जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितिजन्य नहीं है, गलत सोच रहा है देश, वो मोदी निर्मित परिस्थितियां हैं। अगर आप सीधे खड़े रहते, ना लेफ्ट ना राइट, जो कहते हैं स्टेट और मेरिट पे बात करते, तो ये परिस्थिति थोड़ी आनी थी। हमलावर आप हो, आपने हमला किया ईरान पे जाकर के, वो आपसे बातचीत कर रहे थे। आप सीधा कहिए आक्रमणकारी कौन है? सीधा कहिए ना, आक्रमणकारी किसने हमला किया? पहला ईरान तो नहीं गया हमला करने, इजराइल गया। अब आप किस मुंह से कहोगे इजराइल में मेडल पहन के आए हो? और मेडल भी ऐसा जो भूतों ने भविष्य थे, ना आपसे पहले किसी को मिला, ना आपके बाद किसी को मिलने की उम्मीद है। वो तो नोबल से भी बड़ा है, ऐसा मान के गए थे।
वहां की संसद में खड़े होकर इजराइल का ओपन सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल जैसा आतंकी देश आज की तारीख में, जो ना लेबनान में किसी को बख्श रहा है, ना यहां कोई बख्श रहा है, ना उनको छोटी बच्चियों की चिंता है, ना उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता है, ना दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी की चिंता है, ना इकोनॉमिक कंडीशंस की चिंता है, आप उनके साथ, उनकी संसद में खड़े होकर रहे कि हम आपके साथ खड़े हैं, केवल अपनी घटिया सियासत के लिए, अपनी धर्म की राजनीति के लिए। और धर्म की राजनीति के लिए आप ऐसी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अटल जी की भी थी, वो तो कोई नई विदेश नीति इस तरीके से नहीं लेके आए थे, कंटिन्यूटी में थी। फिलिस्तीन को लेकर के उन्होंने क्या कहा, सब चीजें, सब रिकॉर्ड की बात है। तो ये मोदी जो नया भारत बनाने चले थे, उस नए भारत के चक्कर में हमारी सारी फाल्ट लाइन्स एक्सपोज हो रही है। और हालत ये है कि अब तो जब आज युद्ध का 24वें दिन में और आप बात कर रहे हैं, ना आप इधर है ना उधर है। एक बार अब खुल के प्रशंसा करके दिखाओ इजराइल की, करो, करके दिखाओ ना एक बार, और ईरान की करके दिखाओ। तो सांप चुचुंदर वाली स्थिति किसने क्रिएट कर ली? आपने खुद क्रिएट कर ली। क्यों? क्योंकि आप तुच्छ मानसिकता के साथ धर्म की सियासत करते हो, और कूटनीति के अंदर इन चीजों का, कूटनीति एक देश की होती है, राजनीति व्यक्ति व्यक्ति की होती है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपने उनका दोनों का घालमेल बना करके एक कॉकटेल बना दिया घटिया सियासत का, सत्ता में कायम रहने का गुरु मंत्र बना दिया। यही भगत जो सुबह से शाम तक मोदी को चीयर करते हैं, अगर इनको धर्म की इतनी परवाह है तो वो सारा तेल तो मुस्लिम कंट्रियों से आता था भाई साहब। आप कहो हाँ, मोदी को कि हमें तेल ही नहीं लेना, जाओ। नहीं देना, हाँ। हाँ, और कौन सा हरमुज हम लेंगे ही नहीं, हम अमेरिका से लेंगे, और यहूदियों से ले आओ जाके तेल। वो तो आरएसएस के सबसे पुराने इष्ट देव तो वही है, जो आरएसएस की जो आपका क्या गण बोलते थे ना, वो सोच निक्कर पहन के घूमते हैं, वो भारत की वेशभूषा नहीं है प्रभु, वो वहीं की है। हिटलर की टीम पहनती थी वो नहीं, वेशभूषा से लेकर के इसमें बड़ा विचारधारा सारी वहीं कंफ्यूजन की। है, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। ये प्रेरणा लिए जिसने यहूदियों को मिटाया था, और फिर प्रेरणा लेने के बाद यहूदियों के साथ, ये कहीं नहीं है किसी के। आपने भी एक लाइन कहा था कि जवाबदेही जिसकी नहीं है उसके प्रतीक हैं मोदी जी, जो जवाब नहीं देता है, जो चर्चा नहीं करता, उसके प्रतीक बन चुके हैं। इतना लंबा नहीं कहना, एक लाइन में बोलिए, लोकतांत्रिक भारत में अलोकतांत्रिक सोच के प्रतीक, बस। सिंपल है, सिंपल। और लोकतांत्रिक सोच के प्रतीक है। और जितनी हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं कि मेडल लेने गए, मेडल नहीं, जिस व्यक्ति को मेडल और टोपी में अंतर ना पता हो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, कि टोपी पहनाया कि मेडल पहनाया। टोपी और मेडल में इसके लिए कोई ट्यूशन मास्टर भी नहीं रखा जा सकता, कोई गाइड भी नहीं, कोई सेक्रेटरी भी नहीं। ये खुद आदमी को समझना होता है कि सामने वाला मुझे टोपी पहना रहा है कि मेडल पहना। हाँ, अब जरा अगली क्लिप आपको मैं सुनवाता हूं। जरा भैया राहुल गांधी का अगली क्लिप सुनवाइए जरा। आदिवासियों का मसला था, आदिवासियों के मसले पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हम भी चाहते हैं आज करें। चलिए। मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, आरएसएस के लोग, मोदी जी, बीजेपी के लोग मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। मगर जाति जनगणना का क्या मतलब है? पूरा देश जानता है कि इस देश में तकरीबन 9% आदिवासी हैं, 10% आदिवासी हैं। देश जानता है 15% दलित हैं, 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% माइनॉरिटी कह लो। आपने प्राइवेटाइजेशन शब्द यूज किया, आपने कहा कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। ये गलत शब्द है। प्राइवेटाइजेशन से लग रहा है कि जब ये प्राइवेटाइजेशन होता है ये सबको जाता है। इस शब्द से ये लगता है कि भैया प्राइवेटाइजेशन होता है तो आदिवासियों को भी मिलता है, दलितों को भी मिलता है, पिछड़ों को भी मिलता है। नहीं, प्राइवेटाइजेशन का मतलब चुने हुए 5-7% लोगों को मिलता है। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था,
उसमें रिजर्वेशन था, उसमें आदिवासी युवा जा सकता था, दलित जा सकता था, पिछड़े वर्ग का जा सकता था। अब खोलिए अदानी जी की कंपनी की लिस्ट खोलिए, उनके सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट खोलिए, दिखा दीजिए मुझे कौन सा आदिवासी बैठा है वहां पे। एक नहीं मिलेगा आपको। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट निकाल दीजिए। ये आदिवासी पर हम पहले अभी एक क्लिप और सुनाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये आदिवासी और वनवासी। पहले तो यही समझना, कहे ना कि ये मनुवादियों को दिक्कत होती है जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं। जो आदिवासियों को आदिवासी मानने को तैयार नहीं। आदिवासी क्या है हेमंत भाई? आदिवासी जो आदिकाल से, मतलब जल जंगल और जमीन पर जिसका पहला हक है, मैं तो इतना सीधी से एक लाइन के बाद जानता हूं, जल जंगल जमीन पर जिसका पहला हक है वो आदिवासी है। जो मूल उसका मालिक है, ओरिजिनल मालिक वो है, जो मूल निवासी है, जो मूल मालिक है वो आदिवासी है। संघ को आप समझिए, संघ ने पहली बार जब आदिवासियों के बीच में पैठ बनानी शुरू की तो उनको आदिवासी नहीं कहा, वनवासी कहा। इनका फॉर्मूला अलग है। कभी वो समानता की बात नहीं करते हैं, वो समरसता की बात करते हैं। समरसता और समानता में जमीन और आसमान का अंतर है। इतना गुमराह करने वाला शब्द है ये। समानता का मतलब होता है इक्वलिटी, कि मतलब सब इक्वल हो, सब इक्वल हो, आदिवासी भी, दलित भी, पिछड़ा भी, ब्राह्मण भी, ठाकुर भी, कायस्थ भी, सब इक्वल हो। समरसता का मतलब जो है, और समरसता क्या होता है? ये जातीय सोपान बना रहे, जातीय सोपान बना रहे, ये जो है कास्ट डिवीजन जो है ये ऐसे ही रहे, लेकिन समरसता हो कि उसमें मतलब संबंधों, आपसी संबंध सामंजस्य पूर्ण हो। जाति प्रथा नहीं खत्म होनी चाहिए। इसी समानता की काट के लिए समरसता इस्तेमाल करना शुरू किया। समरसता और समानता के पीछे बहुत तगड़ा खेल है। इस खेल को आदिवासियों के बीच में खोलने की कोशिश कर रहे थे राहुल गांधी। और गुजरात में आदिवासियों की संख्या कम से कम, कुछ तो भरूच और तमाम ऐसे कई जिले हैं, बड़ोदरा से ये पूरा एक पट्टी, एक बेल्ट है जिसमें बसावा और छोटू बसावा और जैसे कई नेताओं का नाम भी लोग लेते हैं। ये पूरी एक पट्टी है आदिवासी। और इस पट्टी, आदिवासी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी ने तो हर पट्टी में जो है राज किया। इस आदिवासी पट्टी को अगर ये समझ में आ गया तो गुजरात में चुनाव आने वाला है। राहुल गांधी, हम थोड़ा सा मिडिल ईस्ट से अलग इस चर्चा को लेके जा रहा हूं मैं। राहुल गांधी ने बहुत मतलब कमजोर वाली नस दबाई है। आदिवासी वैसे भी इनको धीरे धीरे समझने लगे हैं, इनको, इनकी पॉलिसीज को सब समझ रहे हैं। राहुल गांधी अगर ये बात समझा पाए कि आदिवासियों के हितों के खिलाफ है ये सरकार, तो गुजरात में क्या बड़ा डेंट दे सकते हैं, कर सकते हैं। आशीष हेमंत भाई, भाई। इसमें खेल कुछ और हो गया, उसको आप मिस कर गए शायद। असली हम्म चीज इसमें कुछ और हुई है। जो आपने भाषण सुना, जो और सुना पूरा, जब हम्म आप भाषण सुनेंगे तो राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी विस्फोटक जानकारी भी वहां पर दी कि आपकी सहयोग, आपने जो कहा है उस पर मैं जरूर विचार करूंगा, और आदिवासियों के बीच में एक यात्रा शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हो। अच्छा, ये तो बड़ी खबर है फिर। ये तो इस क्लिप मैं नहीं हमारे पास है। हाँ हाँ हाँ, मैं उसको, चूंकि वो पूरा भाषण सुना और जल्दी में थे हम लोग, तो उन्होंने हाँ। बाकायदा कहा कि आपकी तरफ से जो डिमांड आई है उस पर मैं हम्म, पूरी गंभीरता से विचार करूंगा और देखूंगा कि क्या ये हो सकता है, और अगर हुआ तो मैं निश्चित तौर पर इसके लिए तैयार हूं। हम्म, आदिवासी इलाकों के अंदर अगर राहुल गांधी निकल गए, हम्म, फिर आप समझ लीजिए, फिर केवल एक ही चीज बचेगी जो रामबाण इनके पास फाइनल है, वो है हम्म। एसआईआर। तो ज्ञानेश हाँ गुप्ता ने कार्ड सारी दे रखी है। देखिए, ऐसा नहीं है, मोदी जी हाँ। के पास प्लान बी, चुनाव के मामले में उनके पास प्लान जेड भी है कि और कुछ ना हम्म, हो तो एक तरफा घोषणा ही कर देनी है। यहां तो ए और बी का प्लान का रहता है ना आपका। चुनाव जीतने के लिए उनके पास प्लान जेड भी है। तो राहुल गांधी ने आज जो सबसे बड़ी घोषणा की, उसने कहा कि जंगल और जमीन, सारी बात ठीक है आपकी, और ये सारी चीजें, जातिगत जनगणना, आपकी हिस्सेदारी, भागीदारी, सारी चीजें। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात जो कही ना कि समानता और समरसता, ये सारा खेल ही इन दो शब्दों के बीच का है।
हिंदू भी कौन सा हिंदू, हिंदू तो मैं और आप ही हिंदू है, हम क्या है, हम हिंदू नहीं, हम्म, लेकिन हम संघ वाले हिंदू क्यों नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। मतलब संघियों के मन में हिंदू वो है जो उनका हिंदू है, मैं और आप तो उनके लिए मुस्लिमों से भी ज्यादा शत्रु हैं। हाँ ये बात मानना हाँ पड़ेगा आपको। मुस्लिम को एक पल के लिए सोच सकते हैं वो, लेकिन मुझे और आपको कभी बर्दाश्त नहीं करें। क्यों? क्योंकि हम उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में, सवाल मुक्त भारत में हम फिट ही नहीं होते। पहला मुंह खोलते ही हम उनसे सवाल पूछेंगे, उनके पास जवाब नहीं होना। तो समरसता जो है ना, ये हिंदू का भी एक शंकराचार्य नहीं बुलाए राम जन्मभूमि मंदिर पे, नहीं बुलाए ना, उद्घाटन तो कर लो, क्या करोगे आप? क्यों? शंकराचार्य से बड़े हो गए मोदी? हाँ सच बात है, भक्तों की नजर में वही शंकराचार्य है, वही हाँ नॉन बायोलॉजिकल है, वही सब कुछ है। राहुल गांधी का ये कहना कि नॉन, आपने जो ये अपने आदिवासियों के बेल्ट के अंदर जो आपने सुझाव दिया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा और देखूंगा क्या ये फिजिबल है। अगर वो राहुल गांधी गुजरात में आदिवासियों के बीच में उतर गए, तो मोदी को, अगर मेरिट की बात करो ना आप, केवल मेरिट की, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उनकी अपनी फाल्ट लाइन हो सकती है, पार्टी की, संगठन की, फला की, ये की, लेकिन जो मैसेज कितना बड़ा जाएगा, केवल इसकी कल्पना कीजिए आप। पूरे देश में जो आदिवासियों की संख्या है आशीष भाई, आबादी के हिसाब से, वो लगभग 10% है। और आपने बहुत सही डिफाइन किया कि आदिवासी का अगर कोई एक मतलब है, तो वो ये है कि आदिम युग से जो यहाँ के मूल मालिक हैं वो आदिवासी। आपने उसको कम करते हुए, खींचते हुए, बुलाते हुए यहाँ पे क्या कर दिया, उसका वनवासी, यानी कि उसको वन तक सीमित कर दिया, बाकी सब जगह से आउट। और मालिक कौन बने? जो बाहर से लोग आए थे। ठीक, मालिक अब तो उसके वर्ल्ड का मालिक, मालिक अडानी बन जाएगा अब कुछ आ दिन जाए, में। उसी पे आ रहा हूं मैं। अभी वो सारी की सारी ओनरशिप अडानी को दे दीजिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे कहीं पर भी हो, अडानी सबका मालिक एक, वो तो किसी और का भी मालिक है, वो केवल आदिवासियों का नहीं बनाना, वो तो किसी और का भी मालिक है, ओनरशिप उसकी है देश की। तो वो सारा चीज अगर राहुल गांधी मैदान में उतर करके पदयात्रा निकालते हैं और वहां ये बात समझाते हैं, फिर केवल एक ही चीज काम आएगी मोदी जी के सत्ता कायम रखने के लिए, डंका बजाय रखने के लिए, वो है ज्ञानेश गुप्ता की एसआईआर। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन राहुल ने जो आज आई ऑफ द बातें कही वहां पर, 16 लाख करोड़ का जिस तरीके से माफी और ये और अडानी का सारा सिस्टम समझाया, मोदी का सारा सिस्टम समझाया, अपने आप में ये काफी एजुकेटिव था। उन्हीं की भाषा में उसी से बातचीत शुरू की, उन्हीं को संविधान की सारी वो बताई, उसके लक्ष्य क्या है, सारी चीजें हैं। तो काफी एक तरीके से हर्टनिंग था ये देखना कि देश का विपक्ष का नेता उन सवालों को उठा रहा है जो किसी एक कम्युनिटी, जो सबसे ज्यादा हकदार कम्युनिटी है इस देश के संसाधनों पर, उनके बीच में जाकर उनकी भाषा में उनके साथ संवाद कर रहा था और उनके बीच पदयात्रा करने की बात कर रहा था। ये मुझे काफी आज मतलब कुल मिला के अच्छा लगा। और कम से कम ये पॉलिटिक्स भी चलती रहे तो भी ठीक है। मोदी जी को तो आदिवासी याद आएंगे चुनाव में, जब भाषण देने जाएंगे, डंका बजाने जाएंगे। उससे पहले आदिवासियों का क्या होना है वो अडानी तय करता है। उनका सिस्टम बहुत ठीक है। वोट चाहिए, वोट चाहिए आदिवासी की, और डंका बजे अडानी का, ओनरशिप उसकी। इनका आप पूरा मॉडल देखो, ये है। अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव होता है, कई इस बार भी चुनाव था, याद होगा आपको, छत्तीसगढ़ में चुनाव था। उसी वक्त बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा ही उनको बोलते हैं, हम लोग भी बोले तो उसमें कोई वो नहीं है, आदिवासियों के नहीं, देश में भगवान बिरसा मुंडा ही बोलते हैं उनको। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती पर चले गए। छत्तीसगढ़ में चुनाव था, तत्काल छत्तीसगढ़ झारखंड लगा हुआ है, झारखंड में जाकर के जन्म जयंती मनाए, वहां से भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में प्रणाम करता हूँ, फिर वही अपना फिर से बलराज साहनी टाइप में एक्टिंग फैक्टिंग करके लौट आए। तो उसी समय, चुनाव के समय, भगवान बिरसा मुंडा याद आएंगे। अरे भगवान बिरसा मुंडा ने विद्रोह किनके खिलाफ किया था, क्यों किया था, ये जरा भगवान बिरसा मुंडा को पढ़ना जरा, बिरसा मुंडा का विद्रोह, तब समझ में आएगा कि अगर आज बिरसा मुंडा होते तो क्या करते। ये आदिवासियों को देश के समझने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है इस वक्त समझना आदिवासियों को कि क्या हो रहा है उनके साथ। जरा सुनाइए एक क्लिप और है, एक क्लिप और सुनाइए, तब जो है खत्म करें कार्यक्रम। किसी ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि देखिए, ये जो किताब है ये आजादी के बाद लिखी गई है, इसमें हिंदुस्तान के सारे कानून हैं, हिंदुस्तान का जो विजन है इसमें है, हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट ये देता है।
मगर ये नई किताब नहीं है। इस किताब में हजारों साल पुरानी सोच है। बीजेपी के लोग मोदी जी बिरसा मुंडा जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, फूले जी के मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, गांधी जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं। मगर जो बिरसा मुंडा जी ने कहा था, जिस चीज के लिए वो मरे, उसकी रक्षा नहीं करते। तो इस किताब में बिरसा मुंडा जी की आवाज है, और जब बीजेपी इस आवाज पर आक्रमण करती है, जब आपको वनवासी कहती है, जब आपकी जमीन छीनती है, आपका जल छीनती है, आपका जंगल अदानी को देती है, तो सिर्फ संविधान पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, वो बिरसा मुंडा जी पर आक्रमण कर रहे हैं। और आजकल फैशन बन गया है, जो एक स्पीकर ने कहा, देश में जमीन किसकी जाती है? जब भी विकास की बात आती है, सीधा आदिवासी की जमीन छीन लेते हैं। स्टैचू बनानी है, आदिवासी की जमीन छीनो। माइन खोलनी है, आदिवासी की जमीन छीनो, और फिर वापस कॉम्पनसेशन भी मत दो। मतलब आपके कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। ये बड़ा गंभीर बातें थी, इसमें बहुत मतलब पॉलिटिकल चटकारा नहीं रहा होगा, लेकिन दर्शकों के समझने वाला है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ देश के 10% आदिवासी समझें, हर आदमी को समझने की जरूरत है, सबको। और गुजरात के लिए मैं एक बात बताऊं हेमंत भाई, कार्यक्रम खत्म होते होते मैं 30 सेकंड की आपकी भी इस पर टिप्पणी लूंगा। गुजरात के कुछ कांग्रेस के जमीनी नेताओं से, नेता उनको कहिए, कार्यकर्ता कहिए, उनसे हमारी बात हुई, और अभी नहीं हुई, एक वहां पर जन आक्रोश यात्रा निकली। वो जन आक्रोश यात्रा जब प्लान शुरू हुआ था, तब हमने उस पर कार्यक्रम किया, और कार्यक्रम के लिए जमीनी इनपुट जैसे हम लोग लेते हैं, तो उसमें बात किया। कांग्रेस के जो जमीन से जुड़े नेता कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि हम चुनाव आज की तारीख में, ज्ञानेश को आप आउट कर दीजिए, ज्ञानेश तो एक वो अलग ही फैक्टर, हम चुनाव जीतने की कंडीशन में है, बस कांग्रेस एक नेता को गुजरात से दूर रख ले, बस एक का दखल ना हो। और मैं नाम के साथ कह दूं, किसी वेणुगोपाल को लेकर के वहां पर कि ना हो। और क्यों कहते हैं, बहुत लोग कहेंगे क्यों ये वेणुगोपाल का नाम लेते हैं, आप बताओ। मैं एक आपको लॉजिक दे रहा हूं, बस उसी 30 सेकंड की टिप्पणी लूंगा। आपके प्रदेश से, हरियाणा से एक महिला कांग्रेस की महासचिव थी, कई दिन हो गए, अब एक दिन नहीं कई दिन हो गए, वो सबूत लेकर के वो उसका पति घूम रहे हैं, 1 नंबर में पैसा ट्रांसफर का, 7 करोड़ में टिकट की जो है वो हो रही थी, बिक्री हो रही थी, और नाम 2 का ले रहे हैं वो, सीधा सीधा वेणुगोपाल और के सुरेश का नाम, जो उन्हीं वो है आदमी। और यही आरोप, ये वो सबूत ले घूम रहे हैं। मैं बड़ा अलग लाइन पे आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये आरोप कोई राहुल गांधी पे लगा दिया होता और सबूत लेके घूम रहा होता ना, इस समय राहुल गांधी को ईडी पूछताछ के लिए बुला चुकी होती, ईडी बुला चुकी होती, और पूरे देश में जिले जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती, जिले जिले पे। वो तो भाजपा तो छापे मार एकदम छाप देती है पूरे देश को, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे, सारे मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में चले जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कि राहुल गांधी 7 करोड़ रुपए में टिकट बेच रहा था। वेणुगोपाल के खिलाफ नरेंद्र मोदी की सरकार में उसका बाल नहीं बांका हुआ है। मुकदमा लिखवाने के लिए सब तरस रहे हैं, मुकदमा लिखवाने के लिए तरस रहे हैं, एक्शन हो जाए तरस रहे हैं, तरस रहे हैं।
और हमको तो कुछ लोग ये तक बताए, क्योंकि इस पर बात किए, तो कहे ऊपर से कहा गया है कि वेणुगोपाल पर कुछ नहीं करना है। अपना आदमी है, अपने आदमी काहे कार्रवाई कोई करेगा? इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है? हम तो तर्क पर जीवन जीने वाले हैं, तर्क की बात करते हैं। राहुल गांधी पे आरोप होता तो क्या हुआ होता? हेमंत भाई आप कल्पना करके बता दो। इस भाषण से मैं जोड़ रहा हूं, इस कार्यक्रम से, इस खबर को आखिर में। आशीष भाई, एक लाइन की चीज है, मौजूदा रिजीम के अंदर चाहे वो अपोजिशन हो चाहे रूलिंग हो, एक ही लाइन का फॉर्मूला हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल। हाँ, सिंपल सी बात है। केसीवी वेणुगोपाल बहुत बड़े वाले हैं, और आज कांग्रेस जिस परिस्थिति में है उसके लिए एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी है, केवल इतना कह सकते हैं। और ये जो बार बार जो राहुल गांधी को नाकामी और विफलता मिल रही है चुनावी, उसके लिए अगर कोई मुख्य कोई वो देखेंगे आप, जो चाहे वो केरल से लेकर के पूरे देश में कहीं तक भी हो, तो उसमें उनकी छाप कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखाई देगी। मैं केवल इतना कह सकता हूं। बाकी देखना राहुल गांधी को है कि उनको अपनी पार्टी को एक पार्टी के तौर पे चलाना है, एनजीओ के तौर पे चलाना है, धर्मशाला के तौर पे चलाना है, या कुछ और करना है। ये उनका विशेषाधिकार है, उसमें हम क्यों जाएं। लेकिन एक क्रिटिक के नाते जो राहुल गांधी तपस्या कर रहे हैं, अगर देश को उसका फल नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर जो उन्हीं की अपनी जो अंदर जो आप सेल बताते हो, वो स्लीपर सेल उसके लिए कहीं आज वो स्लीपर सेल दिल्ली से लेकर के हर राज्य के हर कोने तक पहुंच चुकी है। हर कोने उसकी रीच बहुत जबरदस्त है। हाँ, बहुत बहुत मारक है वो। ठीक। और उस पूरी स्थिति को देखना केवल और केवल राहुल गांधी का काम है। मैं और आप केवल उसको इंडिकेट कर सकते हैं, काम करें ना करें वो उनका काम है। वी आर नॉट देयर एडवाइजर्स, नाइदर वी आर सपोज्ड टू बी। सर्वाधिकार सुरक्षित है। हमारा काम है कि हम अपना कंपास कांटा घुमा करके दिखाते रहेंगे। उनका काम भैया सर्वाधिकार सुरक्षित है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।